सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 6 चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। हमने न्यूट्रिशन तक कंप्लीट कर लिया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक रेस्पिरेशन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें 2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, जिसमें से पहली एक्टिविटी 6.4 हम देखते हैं। तो यहाँ जो बातें लिखी गई, मैं अगर इसे शॉर्ट में बताऊँ तो आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपको लाइम वाटर लेना है। लाइम वाटर यानी चूना और पानी, इसको मिक्स करके इसी दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको डाल देना है। अब एक टेस्ट ट्यूब में यानी टेस्ट ट्यूब ए में पिचकारी ले लो या सिरिंज ले लो, उसकी मदद से एयर को ब्लो करना है, ठीक है। ऐसे खींचोगे तो एयर चली जाएगी, फिर इसे प्रेस करोगे तो इसमें से एयर निकलेगी। और दूसरा टेस्ट ट्यूब यानी आपका बी वाला ले लो, इसके अंदर एक आप ट्यूब ले लो और उसकी मदद से फूंक मारकर इस लाइम वाटर के अंदर आप एयर आपको ब्लो करना है। तो दोनों के बारे में सबसे पहली चीज़ ये तो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा इसे मिल्की होने में। अब मिल्की होने से मतलब क्या है, आप लाइम वाटर लोगे तो वो देखने में थोड़ा ट्रांसपेरेंट जैसा होगा, हल्का वाइटिश होगा लेकिन ट्रांसपेरेंट होगा। जब उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई जाती है तो वो मिल्की हो जाता है, यानी दूध जैसा दिखने लगता है। तो कह रहा है मिल्की होने में कितना टाइम लगेगा। सीधी सी बात है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम ज़्यादा पास कराएंगे तो जल्दी मिल्की हो जाएगा। तो सबसे पहला केस अगर हम देखें कि जो एयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, ठीक है। तो एयर की हम बात कर लें जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो बहुत सारी गैसेस होती है लेकिन हम 2 का डिस्कशन करेंगे। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना होता है आपका 21%, और इसी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो होता है 0.04%, बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जब पिचकारी से एयर ब्लो करेंगे तो इतनी जाएगी 0.04%। और दूसरी चीज़, जब हम अपनी मुंह से फूंक मारकर इसमें एयर डालेंगे तो जब हम सांस बाहर निकालते हैं यानी जब हम एक्सहेल करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो इस केस में जो आपका ऑक्सीजन होता है वो निकलती है 16%। देखो, हम सांस लेते हैं तो यही ऊपर वाला जो हम केस बात कर रहे हैं, जो एयर है वो ले जाते हैं। जब सांस बाहर निकालते हैं तो भी एयर निकलती है, लेकिन उस एयर के अंदर जो गैसेस का रेशियो है वो बदल जाता है। जब सांस अंदर ले जाते हैं तो ऑक्सीजन 21% जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% जाती है। लेकिन जब हम सांस बाहर निकालते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, उस केस में ऑक्सीजन आपका 16% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका 4% होता है। अब ये रेशियो क्यों बदल जाता है ये इसी टॉपिक में ही हम देख लेंगे, ठीक है। तो जब मुंह से आप एयर ब्लो करोगे तो उस केस में 4% कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा होगा। सीधी सी बात है, बी वाले केस में जल्दी ये मिल्की हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा, देखो एक तो ये डिपेंड करेगा आपने कितना लाइम वाटर लिया है, कितनी तेज़ फूंक मार रहे हो, ये सारी चीज़ों पे। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 10 से 15 सेकेंड में ये आपका मिल्की हो जाएगा। वहीं पिचकारी से बात कर लें तो 0.04% यहाँ से निकल रही है, तो इसमें करीब करीब आपसे 10 से 15 मिनट लग जाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसके कंपेरिजन में, बी वाले केस के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यही पूछा था कि कितना टाइम लगेगा एक तो, और लास्ट पॉइंट क्या है, व्हाट डज दिस टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट है उसके बारे में क्या कहता है। तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात और आपको समझ में आ गई होगी कि जो हम जनरली कह देते हैं ना कि हम ऑक्सीजन ले जाते हैं बॉडी के अंदर, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हम सांस लेते हैं तो एयर बॉडी में जाती है और जब सांस बाहर निकालते हैं तो भी एयर बाहर निकलती। बस उस एयर के अंदर जो गैसेस का रेशियो है वो अलग होता है। जब सांस हम अंदर ले जाते हैं तो उस केस में भी अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हम देखें, वैसे तो नाइट्रोजन ज़्यादा होती है लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो सांस अंदर ले जाते हैं उस केस में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और जब सांस बाहर निकालते हैं उस केस में भी ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड जब सांस लेते हैं तो कम जाती है और जब सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है, ठीक है। अब अगली एक्टिविटी भी देख लेते हैं, एक्टिविटी 6.5। इसमें आपको क्या लेना है, कुछ फ्रूट जूस ले सकते हो या शुगर सोल्यूशन ले सकते हो, और उसके अंदर आपको यीस्ट डालना है। मार्केट में आपको मिल जाएगा, उसको उसमें डाल देना है। और इस मिक्सचर को यानी यीस्ट और फ्रूट जूस या शुगर सोल्यूशन जो भी लिए हो उसको मिक्स करने के बाद किस में मिक्स करना है, आपको टेस्ट ट्यूब में रख लेना है और उसमें 1 होल्ड कॉर्क आपको लेना है, यानी कॉर्क लेना है उसके अंदर होल होना चाहिए। अब एक बेंड ग्लास ट्यूब इस कॉर्क के अंदर इंसर्ट कर देना। यानी कहने की बात यह है कि आपको ये टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने और इसके अंदर हमने ये कॉर्क लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने शुगर सोल्यूशन लिया था, उसके अंदर हमने यीस्ट भी डाल दिया। अब यहाँ से एक बेंड ग्लास ट्यूब लेना है, ठीक है, ऐसे ये रहेगा
और ये ऐसे इस तरह से, ठीक है। इसके दूसरे एंड में भी आपको एक टेस्ट ट्यूब लगा देना है ऐसे यहाँ, लेकिन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या लेना है, यहाँ पर आपको लाइम वाटर लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ लाइम वाटर ले लिया है। अब ये पूछ रहा है व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व, आपको क्या चेंज ऑब्जर्व होगा लाइम वाटर में और कितना टाइम लगेगा इस चेंज को होने में। तो आपको चेंज ये ऑब्जर्व होगा कि जो लाइम वाटर आपने लिया था वो कुछ मिनट के बाद, कुछ देर के बाद वो मिल्की हो जाएगा। अब टाइम की बात करें तो यहाँ भी वही चीज़ है, आपने कितना यीस्ट डाला है, कितना शुगर सोल्यूशन आपने लिया है, लाइम वाटर आपने कितना लिया है, इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन इसमें भी हम रफली कह सकते हैं 15 से 20 मिनट, 20 मिनट की हम बात कर लेते हैं तो इतना टाइम लग जाएगा, यानी काफ़ी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसको मिल्की होने में। मिल्की होने का मतलब क्या है कि यहाँ से जो हमने शुगर सोल्यूशन और यीस्ट डाला था इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई होगी और ये निकल कर यहाँ पर पहुँची होगी, तभी इसको मिल्की किया है इसने। अब इसमें लास्ट में ये पूछ रहा है व्हाट डज दिस टेल्स अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट के बारे में आपको इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है। देखिए जो मैं एक्टिविटीज़ यहाँ करा रहा हूँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं सिर्फ बता रहा हूँ एक्टिविटीज़ में भी, ठीक है। तो आपको एक्टिविटीज़ छोड़ना नहीं है। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन क्या है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए अल्कोहल बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। लेकिन थोड़ा सा हम साइंटिफिक वे में बात करें तो फर्मेंटेशन क्या है, ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। बायोकेमिकल का मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी के ऑर्गन है, बॉडी के पार्ट्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो फर्मेंटेशन एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन है जहाँ पर जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आपका यीस्ट हो गया, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जिसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, कोई भी फूड आपने लिया उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे आपका यीस्ट हो गया, ये क्या करते हैं, उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से क्या बनाते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपका इथेनॉल बनाते हैं, ठीक है। तो यही आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। इसको भी हम आगे देखेंगे, ये सारी बातें आएंगी। तो प्रोडक्ट आपका यही हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। तो चलिए अब हम रिस्पिरेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था लास्ट सेशन में। अब न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस में जो फूड मटेरियल ऑब्टेन होता है वो सेल तक पहुंच जाता है। हमने पूरा प्रोसेस देखा, डाइजेस्ट होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, सेल में पहुँच जाएगा। अब सेल में पहुँच गया, अब ये फूड क्या होगा, इस्तेमाल होगा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो आपके लाइफ प्रोसेसेस हैं वो परफॉर्म हो सके। अब सिंपल फूड से एनर्जी निकालने वाला जो प्रोसेस है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से इसे करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ये जो आपका सिंपल फूड है ग्लूकोज, उसका ब्रेक डाउन करने के लिए, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और सीधी सी बात है, एनर्जी निकाल रहे हैं तो एनर्जी भी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीन चीज़ निकलेगी। वहीं दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो दोनों ही केस में, चाहे ऐसे ऑर्गेनिज्म की हम बात कर लें जो ऑक्सीजन के इस्तेमाल करते हैं और ऐसे जो ऑक्सीजन के इस्तेमाल नहीं करते ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, पहला स्टेप कॉमन होता है दोनों में ही। वो क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ब्रेक डाउन करते हैं, किस फॉर्म में बनाते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम पायरुवेट कहते हैं। यानी पहला काम तो दोनों केस में कॉमन होगा कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करो और इसे पायरुवेट में कन्वर्ट करो। अब ये जो कन्वर्जन होता है, ये जो प्रोसेस होता है, वो कहाँ होता है, आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये हमारा एक एनिमल सेल का हमने क्रॉस सेक्शन लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं समझना, बस इतना समझो कि ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये शेप, ये आपका सेल है और यहाँ बीच में आपका न्यूक्लियस है और बहुत सारे इसके सेल ऑर्गेनल्स हैं, उसके बारे में हमको नहीं देखना। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर देखो साइटोप्लाज्म, ये जो ब्लू कलर से भरा हुआ है ना, फ्लूइड टाइप का होता है, वो आपका साइटोप्लाज्म होता है। तो आपका जो ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्जन होगा ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। तो ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, आपके इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड वही ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट बनाएंगे जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते। अभी हम फ्लो डायग्राम से इसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पर पायरुवेट का कन्वर्जन इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, ये आपको यीस्ट के केस में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हमने एक्टिविटी में देखा था जब आपका फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये टेक प्लेस करता है, यानी कब होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के एब्सेंस में, यानी एयर नहीं है, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है। भाई एयर के अंदर ही तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जब एयर नहीं तो ऑक्सीजन नहीं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,
एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस। रेस्पिरेशन में क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, सिंपल फूड से एनर्जी निकालना होता है, यही वाला होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ऐसा रेस्पिरेशन प्रोसेस जहां पर ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज नहीं करता, एयर का यूज नहीं करता, एयर की एब्सेंस होती है, तो वो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, AN आपका जो दिया हुआ है इसको हम उल्टा कर दें, यानी AN की जगह हम NA कर सकते हैं ना। और एरोबिक में एयर जैसी आवाज़ नहीं आ रही है, AERO से में AER में आपको एयर जैसा लग रहा होगा, तो यहाँ एयर हम लिख लेते हैं ना एयर, यानी एयर नहीं है। तो ऐसे याद रखना, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एयर एब्सेंट रहती है। अब जब ब्रेकडाउन होता है आपका पायरुवेट का ऑक्सीजन का यूज़ करते हुए, तो ये कहाँ होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं इस पायरुवेट को ब्रेक करने के लिए, तो ये प्रोसेस आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो ये देख सकते हो ऐसे ऐसे ओवल शेप में जो बने हुए हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह से यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, फिर पायरुवेट का कन्वर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर, और यहीं से आपकी एनर्जी भी निकलती है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन का यूज़ करते हुए। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, आपका जो 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल है, पायरुवेट आपका क्या होता है, हमने जैसे देखा था 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसका अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, C3H4O3, ये होता है आपका पायरुवेट। तो ये क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसके अंदर, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट है। तो ये ब्रेक डाउन होकर आपका क्या करेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इससे आपको क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, 3 का मतलब क्या है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि अगर किसी भी कंपाउंड के पीछे कोई भी नंबर लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, CO2 के पीछे 3 लगा है, इसका मतलब 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट आपका वाटर बनेगा। अब ये जो प्रोसेस होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी एयर की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब जो एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो ज़्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें एनारोबिक प्रोसेस में। ठीक है, एरोबिक में एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। ठीक है, तो 2 केस हमने देख लिया, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। अब एक तीसरा केस भी होता है जब ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स। तो हमारी मसल सेल्स के हर सेल को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो भी सेल होगा वो ऑक्सीजन का यूज़ करेगा। तो कभी कभी क्या होता है, मसल सेल्स में जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतनी नहीं मिल पाती, तो क्या होता है, क्या चीज़ बनती है, तो फिर एक दूसरा तरीके का प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, ये जो ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का, वो दूसरी तरीके से होता है। यहाँ पर पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में, और ये भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और इस लैक्टिक एसिड के अगर फॉर्मूले की बात करें, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, C3H6O3। अब जब ऐसा हो जाता है कि हमारे मसल सेल्स में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी नहीं हो पाती, तो ये चीज़ बनेगा आपका लैक्टिक एसिड। तो इस लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, हमारे मसल्स क्या करते हैं, ड्यूरिंग सडन एक्टिविटीज़ कॉजेज क्रैम्प। तो हम कभी कभी क्या कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, कहीं दौड़ लिए या खेल लिए, तो उस केस में क्या होता है, और ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है हमारे सेल्स को, मसल्स को, वो पूरी नहीं हो पाती, तो आपका लैक्टिक एसिड बन जाता है, और इसी की वजह से आपके क्रैम्प्स हो जाते हैं, यानी आपका जो ऐंठन होती है, अकड़न हो जाती है। होता है ना कि आप स्पोर्ट्स वगैरह खेल लो तो हाथ पैर में, जनरली दौड़ लो तो पैर में दर्द होने लगता है, पैर में अकड़न सी होती है, तो वो इसी वजह से होती है कि आपकी बॉडी की जो मसल सेल्स हैं उसके अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, उसी वजह से आपके ये क्रैम्प्स होते हैं। तो ये जो पूरा हमने पढ़ा उसको अगर शॉर्ट में फ्लो डायग्राम में हम देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हो। सबसे पहले क्या हुआ, आपका ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसका ब्रेकडाउन होगा, कहाँ होगा, ये भी हमने देखा था, साइटोप्लाज्म में। क्या बनेगा, पायरुवेट जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और यहाँ भी एनर्जी निकलेगी, लेकिन एनर्जी एक कम होगी, इसलिए हम इसे इतनी बात नहीं करते, इसके बाद ही मेन बात करते हैं। तो पहला केस हमने देखा था उन ऑर्गेनिजम्स का जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेकडाउन करते हैं इस पायरुवेट का। ठीक है, ऑक्सीजन एब्सेंस रहेगी, यानी एयर प्रेजेंट नहीं रहेगी, जैसे आपका यीस्ट। तो उस केस में आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपका इथेनॉल बनेगा, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है। ठीक है, इथेनॉल आपका क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो इथेनॉल का फॉर्मूला आप याद भी रख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके, वैसे भी 4th वाले चैप्टर में हम देखेंगे ही। दूसरा केस क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
तो वहाँ पर पायरुवेट का जो कन्वर्जन होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पायरुवेट का जो कन्वर्जन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन होता है तो वो कहाँ होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और प्रोडक्ट क्या बनता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और तीसरा केस जो अभी हमने देखा था कि वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। ऐसा कहाँ होता है? आपके मसल सेल्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपका लैक्टिक एसिड बनेगा और आपका एनर्जी बनेगा। लैक्टिक एसिड आपका क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी C3H6O3। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है तो एनर्जी तो बनेगी लेकिन ये एनर्जी काफ़ी कम होगी। कितनी एनर्जी बनेगी ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी एक अंदाजे के लिए मैं बता देता हूँ। आपका 2 ATP। ATP क्या है अभी हम देखेंगे। ऐसे समझ लो 2 रुपए की एनर्जी बनेगी। और अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो उस केस में 38 ATP बनेगा, यानी 38 रुपीज़ की एनर्जी बनेगी, ऐसे समझ लो। तो इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। 2020 में ही यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कि ये कहाँ पर होता है। एनारोबिक यानी एयर की प्रेजेंस ना हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था ये कहाँ पर होता है? आपके यीस्ट में होता है। ठीक है, और 2020 में दूसरे सेट में एक क्वेश्चन ये भी आया था कि आपको ऐसे ही फ्लो डायग्राम दे दिया था। यहाँ पर ऐसे ग्लूकोज लिख दिया था, पायरुवेट लिख दिया था, मतलब यहाँ लिख दिया था खाली 3 कार्बन मॉलिक्यूल। आपको बताना था कि ये क्या था, तो आपको यहाँ भरना था पायरुवेट। इसी तरह से करके क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ आप देख लेना। ठीक है, एक आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आए हैं। बहुत क्वेश्चन है, हम करेंगे सारे एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल में होता है, इसीलिए हम सेलुलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं। तो एनर्जी रिलीज हुई, ये तुरंत ही एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है इस एनर्जी का इस्तेमाल करके। इस मॉलिक्यूल का हम क्या कहते हैं? ATP कहते हैं। और ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, ATP यानी एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। और उस मॉलिक्यूल का फिर इस्तेमाल होता है टू फ्यूल ऑल द एक्टिविटीज इन द सेल। तो सेल में जितने भी काम होते हैं फिर उस मॉलिक्यूल की मदद से करते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है? ये ATP का ब्रेकडाउन होता है, और जब ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ से एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सेल। तो सेल के अंदर जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? फर्स्ट चैप्टर में हमने देख लिया था। ऐसी रिएक्शन जहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो उसे हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सेल के अंदर जो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, यानी ऐसी रिएक्शन जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो कैसी होती है? यही ATP का ब्रेकडाउन होता है, तब एनर्जी निकलती है। अब ये पूरा क्या झंझट है इसे हम देखें। अब ATP के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो आपका ATP है क्या? ये एनर्जी करेंसी है, यानी जैसे पैसे की, मनी की करेंसी होती है, इंडिया में हम रुपीज़ यूज़ करते हैं, अमेरिका में US डॉलर होता है, उसी तरीके से जो एनर्जी की करेंसी होती है वो आपका ATP होती है। ATP क्या है? एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर रेस्पिरेशन से बनने वाली एनर्जी एब्जॉर्ब रहती है। ठीक है, और एनर्जी इस्तेमाल कहाँ होती है? आपके सेलुलर प्रोसेस में, यानी सेल के अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं वहाँ एनर्जी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी इस ATP वाले मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब रहती है। अब जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी जब रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी निकलती है, तो उस एनर्जी का इस्तेमाल होता है तुरंत क्या करने के लिए? ATP के मॉलिक्यूल बनाने के लिए। और ये मॉलिक्यूल बनता कैसे है? पहले आपका ADP होता है। ADP बोले तो एडिनोसाइन D फॉर डाई, यानी 2 फॉस्फेट इसके साथ जुड़े हैं। तो इस ADP के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और हम जोड़ दें। ठीक है, एक फॉस्फेट हमने और इसमें ऐड कर देंगे तो आपका एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर हम ADP की बात करें तो क्या है? ये आपका एडिनोसाइन हो गया, D फॉर डाई यानी 2 फॉस्फेट इससे जुड़े, एक फॉस्फेट ये, एक फॉस्फेट ये। ठीक है, अब ADP आपका क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो उस एब्जॉर्प्शन की वजह से एक फॉस्फेट और इससे आके जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? आपका ATP बनेगा, यानी एडिनोसाइन, एक फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, ये तो था ही, एक और फॉस्फेट इससे ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, यानी इसके साथ 3 फॉस्फेट ऐड है। यही चीज़ आपके यहाँ पर लिखी हुई है, ADP उसके साथ फॉस्फेट हमने ऐड किया, और ये तभी ऐड होगा जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी दी जाएगी तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है तो एनर्जी निकलती है। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे और उसके बाद आपका ATP मॉलिक्यूल बनेगा।
अब इसे ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हो, जैसे आपका ATP है, ये लड़का है, और P आपका लड़की है। इन दोनों की शादी होनी है, लेकिन लड़के वाले हैं लालची। उन्होंने दहेज की डिमांड कर दी कि भाई ये सामान चाहिए, और सामान नहीं दे सकते तो इतना रुपया दे दो, तभी शादी होगी। अब ठीक है, लड़की वालों ने पैसा दे दिया और शादी हो गई। होकर क्या बन गया? ATP। तो ADP और P तभी मिलेंगे जब एनर्जी इनको दी जाएगी। एनर्जी मिल गई तो ATP बन गई, यानी अब इन दोनों की शादी हो गई। अब आगे क्या बात हो रही है? एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल। तो जो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हो रहे हैं सेल के अंदर, यानी ऐसे प्रोसेस जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? इसी ATP को यूज करेंगे अपनी रिएक्शन कराने के लिए। कैसे कराएंगे? व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन ATP इज ब्रोकन यूजिंग वाटर। तो जब वाटर का इस्तेमाल करके यही ATP टूटेगा तो एनर्जी लगभग 30.5 किलो जूल पर मोल रिलीज होगी। ये वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना। ATP का जब मॉलिक्यूल टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी। ऐसे समझो कि भाई शादी हो गई थी, ATP बन गया, दहेज इसको मिल गया। अब शादी टूटेगी तो लड़की वाले दहेज वापस ले लेंगे। तो जब ATP का मॉलिक्यूल टूटेगा तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी। इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे ये आपका ADP है, ये एक बॉक्स है। अब बॉक्स के अंदर कुछ ना हो, खाली हो, तो इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर इसके अंदर पैसा आ जाए, यानी आपकी एनर्जी आ जाए, तो क्या हो जाएगा? एनर्जी को अंदर रखने के लिए आपको बॉक्स को बंद करना पड़ेगा। जैसे बॉक्स खाली है, पैसा नहीं है तो खुला रहेगा, लेकिन जब पैसा आएगा तो उस बॉक्स को बंद करने की ज़रूरत है। तो एनर्जी चली गई, तो ये आपका जो बॉक्स का कवर है, ये हम मान लेते हैं ये P है, फॉस्फेट है। एनर्जी अंदर गई तो क्या होगा? देखो ये बॉक्स बंद हो जाएगा, यानी ये फॉस्फेट आकर जुड़ गया। ऐसे भी याद रख सकते हो। अब ये सारा काम ऐसे ही होता है जैसे आपका बैटरी में होता है ना। बैटरी क्या करती है? एनर्जी को स्टोर रखती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो एनर्जी प्रोवाइड करती है बहुत तरीके की यूज़र्स के लिए। जैसे आपका मैकेनिकल एनर्जी हो गई, यानी जहाँ पर कोई फोर्स वगैरह, जैसे पंखा वगैरह चलाना है तो उसके लिए एनर्जी क्या करेगा? बैटरी प्रोवाइड करेगा। लाइट एनर्जी चाहिए, ठीक है, बल्ब वगैरह चलाना है तो बैटरी उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो बैटरी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें पूरी होंगी आपकी बैटरी से जो निकलने वाली एनर्जी से। इसी तरह आपका जो ATP मॉलिक्यूल है उसका इस्तेमाल होता है, यानी इस ATP का जब एनर्जी बनी थी रेस्पिरेशन, तो हमारा ATP का मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया था, ये करेंसी की तरह था। अब जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी किस काम के लिए, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हो गया, ठीक है, मसल्स का सिकुड़ना हो गया, फैलना हो गया, ठीक है, प्रोटीन को बनाना हो गया, या आपका जो नर्वस इंपल्सेस है, ये नर्वस सिस्टम भी हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, इस काम के लिए या और भी बहुत सारी एक्टिविटी के लिए जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर यही ATP का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा? इसका ब्रेकडाउन होगा और यहाँ से एनर्जी निकलेगी। ATP का मॉलिक्यूल टूटेगा और एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, समझ लिया। तो आज का टॉपिक यहीं एंड होता है, और ये सारी वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ एक प्लेलिस्ट है, उसमें ऐड करता जा रहा हूँ। क्लास 10 साइंस NCERT और बायोलॉजी का ये चैप्टर है, इसलिए एक और अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ भी इस तरह की वीडियो आपको मिल जाएगी। क्लास 10 बायोलॉजी NCERT, वो प्लेलिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी इसकी हम बात कर लेते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे एक डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।